तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है माइकल फैराडे। एक ऐसा नाम जिन्होंने सचमुच हमारी दुनिया को रोशन किया है, कह सकते हैं। हमारे पास उनके जीवन और उनकी जो अद्भुत खोजें थीं उस पर एक लेख है, और आज हम कोशिश करेंगे फैराडे के इस पूरे सफर को थोड़ा गहराई से समझने की। बिल्कुल। कैसे मतलब बहुत कम औपचारिक पढ़ाई के बावजूद उन्होंने बिजली और चुंबकत्व में क्रांति ला दी और वो नींव रखी जिस पर आज की तकनीक खड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। फैराडे की कहानी तो है ही बहुत प्रेरणादायक। ये दिखाती है कि अगर सच्ची जिज्ञासा हो, लगन हो, तो मुश्किलें कैसे पीछे रह जाती हैं। हाँ, फैराडे का जन्म हुआ था 1791 में लंदन में, एक गरीब परिवार में। स्कूल तो बहुत ही कम जा पाए। हाँ, और उन्होंने काम शुरू किया एक जिल्दसाज के यहाँ, मतलब जो किताबें बाइंड करते हैं उनके सहायक के तौर पे। वहीं पर उनको विज्ञान की किताबें मिली और बस वहीं से रुचि जगी, और यही बात उनके काम को और भी खास बनाती है। ये पृष्ठभूमि उनकी जो पहली बड़ी सफलता थी वो थी 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप तार के कॉइल के पास चुंबक को हिलाते हैं तो बिजली पैदा होती है। और यही सिद्धांत तो आज हमारे पावर प्लांट में जनरेटर चलाता है। बिल्कुल। हाँ? आज बिजली बनाने का आधार यही है। हाँ। लेकिन इससे भी पहले शायद 1821 में उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक मोटर का एक प्रोटोटाइप, एक शुरुआती रूप बनाया था। हाँ। बिल्कुल, बिजली को इस्तेमाल करके गति पैदा करना, मतलब बिजली को मैकेनिकल मोशन में बदलना। सोचिए जरा, पंखे, मिक्सर, ट्रेन, सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से हुई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था, बिजली को एक उपयोगी शक्ति में बदलना। फिर 1836 में आया फैराडे केज। ये भी बड़ा दिलचस्प है। एक ऐसा पिंजरा जो बाहरी बिजली के असर से अंदर की चीजों को बचाता है। हाँ, ये असल में दिखाता है कि बिजली का चार्ज किसी कंडक्टर जैसे धातु की बाहरी सतह पर ही रहता है, वो अंदर नहीं जाता। इसलिए हवाई जहाज या कारें बिजली गिरने पर भी अंदर से सुरक्षित रहती हैं। अच्छा, ये तो रोजमर्रा की सुरक्षा से जुड़ा है सीधा सीधा। और उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम भी दिए थे। ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि उन्होंने ये पता लगाया कि बिजली रासायनिक यौगिकों को कैसे तोड़ती है या बदलती है। और सिर्फ पता ही नहीं लगाया, बल्कि इसके नियम दिए, मतलब कितनी बिजली से कितना रासायनिक बदलाव होगा, इसका हिसाब। तो ये आज भी इस्तेमाल होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मेटल प्लेटिंग में या बैटरी बनाने में, धातुओं को साफ करने में, इन सब उद्योगों में ये आज भी बुनियादी सिद्धांत है। तो अगर हम देखें, बिजली बनाना, बिजली से चीजें चलाना, बिजली से सुरक्षा और बिजली का रसायन शास्त्र, हर जगह फैराडे का काम है। बिल्कुल। और असर तो और भी गहरा है। जैसे आज MRI मशीनें हैं। हाँ। वो भी मूल रूप से चुंबकीय अनुनाद यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित है, जिसकी समझ फैराडे के काम से ही आगे बढ़ी। और उनका जो लाइंस ऑफ फोर्स का विचार था, बल रेखाओं का, उसने मैक्सवेल जैसे वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बनाने में मदद की, जिससे आज हमारा सारा वायरलेस कम्युनिकेशन चलता है। रेडियो, टीवी, मोबाइल। हाँ, सब कुछ। तो उनका योगदान सिर्फ खोजों तक ही नहीं था, उन्होंने सोचने का एक नया, एक दृश्यात्मक तरीका दिया। तो फैराडे में ऐसा क्या था, मतलब क्या चीज थी जो उन्हें इतना सफल बनाती थी, वो भी इतने कम संसाधनों के साथ? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उनकी जबरदस्त जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हाँ। और धैर्य। वो सालों तक प्रयोग करते रहते थे, और प्रयोगों पर उनका जोर कमाल का था। वो हर चीज को करके देखते थे। ये बात तो है। उनकी कहानी दिखाती है कि जुनून और मेहनत क्या कुछ नहीं कर सकती। और कुछ मजेदार बातें भी हैं। कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने स्टडी रूम में फैराडे की तस्वीर रखते थे, न्यूटन और मैक्सवेल के साथ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। और जो बिजली स्टोर करने की क्षमता होती है, कैपेसिटेंस, उसकी इकाई फैराड उन्हीं के नाम पर है। हाँ, ये तो सुना है। और उन्हें नाइटहुड, मतलब सर की उपाधि भी ऑफर हुई थी। जी हाँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शायद वो इन सब चीजों से दूर अपने काम में ही रहना चाहते थे। कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे एक जल्दसाज का सहायक विज्ञान का इतना बड़ा नाम बन गया, जिसने बिजली और चुंबकत्व की हमारी पूरी समझ को ही बदल दिया। हाँ, और उनकी खोजें आज हमारे चारों तरफ हैं, इतनी ज्यादा कि हम शायद ध्यान भी नहीं देते। हर स्विच, हर मोटर में उनकी छाप है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को, कि अगर फैराडे उस समय के सीमित साधनों और औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद इतना कुछ कर गए, तो आज जब हमारे पास इतने साधन हैं, इतनी जानकारी है, कहीं हम अनजाने में ही खोज और नई सोच पर कोई सीमाएं तो नहीं लगा रहे हैं?